हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय बचा हुआ है। 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है तो दिन बहुत कम है। तो यहाँ पर यह शॉर्ट नोट्स की क्लास है वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए। जिन भी बच्चों की तैयारी भी पूरी नहीं हुई है वो इसको ज़रूर देखें और नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स का रिवीजन करिएगा। ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हम देखेंगे। सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, कुछ हो चुके हैं लाइव क्लास के थ्रू भी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो जो यह क्लास है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। शॉर्ट नोट्स हैं पूरे चैप्टर के, बहुत ही कम समय में आप अपना पूरा चैप्टर इसमें कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और यकीन मानिए ये शॉर्ट नोट्स एक तरह से रामबाण आपके लिए साबित होंगे कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपने पहले से तैयारी करी हुई है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नए हैं तो भी आप अभी तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा फालतू के टॉपिक्स को पूरी बुक को पढ़ने में मत लगिएगा जो बच्चे नए हैं। मेन क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी देखिए, क्वेश्चंस भी चालू हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाए जा रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। देखते हैं इस चैप्टर को, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत शॉर्ट में हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही यह हैं। पहला है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जा सकता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन। ठीक है, और अगर हम देखें लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया के ही प्रमाण हैं। मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण क्या होता है, मतलब होता क्या है इसके बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए शब्द समीकरण, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारक हैं। और यहाँ से डैश इक्वल टू क्या बना, यहाँ पर इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS राइट हैंड साइड उत्पाद। ठीक है, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। यह है शब्द समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कैसी होगी? जिंक की जगह पर हमने Zn रख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर H2SO4, और यहाँ पर जिंक सल्फेट की जगह पर ZnSO4 और हाइड्रोजन की जगह पर H2। इस तरह से यह दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में छोटी सी चर्चा है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, ताप, दाब इसको कहाँ लिखा जाता है? तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें लागू होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक जो भाग लेते हैं एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, तभी वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा हुआ है। आप लोग नोट्स को ज़रूर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे नाम उत्तराखंड एजुकेशन डायरी ही है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना कैसे करते हैं? चरण 1, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रेल मेथड कहते हैं चरणबद्ध संतुलित करना। ठीक है, तो यहीं पर से जो था आगे फिर वही आ गया है करना। बॉक्स बना लीजिए, FeH2O प्लस Fe2O3H2। तो इस तरह से ये बॉक्स हमने बना लिए हैं, इस तरह से करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करिए। Fe, H और O हैं। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी क्या है? Fe की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, O की 1 है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या Fe 3 हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए हैं और O 4 हो गए हैं। ठीक है, अब इसको हम संतुलित कैसे करेंगे? अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो देखिए, एक हमें क्या लगाना है? अनुचित गुणांक लगाना है। Fe देखिए ये बना, हमने यहाँ क्या लगाया? 4 लगा दिया, 4H2O। तो अगर देखेंगे तो इस तरह से यह संतुलित होगा। में संतुलित करना बहुत आसान है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ज़्यादा चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी क्लास में।
क्योंकि समय बहुत कम है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप हल्का इसका रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, सभी तत्व के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करिए। फिर अब देखिए यहाँ 3 Fe हैं, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ H कितने थे, देखिए अगर हम H देखें O4 और ये, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए और ये 6 हो गए। अब इधर 8 हो गए। अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो Fe3O4 और 4H2, 4 से इधर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अगर हम देखें 3 Fe हैं, 3 Fe हैं और 8 H2O हैं, 8 H2 हैं, तो देखिए 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गए, ठीक है। और 4 O हैं, तो देखिए O4 यहाँ पर है। इस तरह से अभिक्रिया संतुलित होती है। आ सकती है अभिक्रिया संतुलित करने को। चरण 5, अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस S है, द्रव I, ठोस को सॉलिड S से दिखाते हैं और द्रव को L लिक्विड से दिखाते हैं। गैसीय अवस्था को G से दिखाते हैं, जलीय विलयन को AQ से दिखाया जाता है। तो देखिए 3Fe, S मतलब सॉलिड है, आयरन। 4H2O, H2O क्या है, यह H2O की गैस है, तो यहाँ पर यह गैस में दिखा दिया। Fe2O3 यह क्या है, सॉलिड है, यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। और 4H2 यह गैस है, तो यहाँ पर G लिखा है, आप देख सकते हैं। चरण 6 इस तरह से है। कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख के दिखाते हैं। जैसे ये तीर होता है, इसके ऊपर लिख देते हैं हम कंडीशंस को। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे 2 अभिकारकों ने A और B ने भाग लिया, उत्पाद कितना बना, 1 बना है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, उत्पाद 1 बना है, ठीक है। तो A + B अभिकारक है और C उत्पाद है। उदाहरण, अगर हम एग्जाम्पल देखें, कोयले को जलाते हैं, कोयला कार्बन S सॉलिड स्टेज में है, O2 गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाते हैं, तो क्या बनता है, CO2 एकल उत्पाद बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एकल उत्पाद। जल का निर्माण, 2H2 + O2, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बना, H2O बना लिक्विड फॉर्म में, ये भी एकल संयोजन अभिक्रिया है। CAS बिना बुझा हुआ, CaO बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, पानी के साथ मिलाया तो क्या बना, बुझा हुआ चूना, CaOH2 एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया थी। अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे नंबर 1 है प्राकृतिक गैस का अभिक्रिया, हमने देखा। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे इसमें इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा ये, और ऊष्मा भी निकलेगी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस CH4 हो गई, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो CO2 बना, 2H2O बना और ऊष्मा भी निकली, ठीक है। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे देखिए इस तरीके से CH4 हमने श्वसन यहाँ पर लेते, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये दोबारा से आ चुका है यहाँ पर, सॉरी। देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 ये हम है एक्वस सॉल्यूशन है इसका। 6O2 ये गया तो 6CO2 बना और H2O बना और ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक थे, एक उत्पाद बन रहा था। यहाँ पर क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक है और 2 उत्पाद बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी वियोजन अभिक्रिया में ये पहला है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन होता है, जिसमें हीट द्वारा हम वियोजन करते हैं। उदाहरण क्या है, देखिए जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में है, ऊष्मा की उपस्थिति में इसका वियोजन किया, फेरस सल्फेट कहते हैं इसको, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना, SO2 बना, SO3 बना, भूरा लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। चूना है CaCO3 सॉलिड स्टेज में, इसको गर्म किया तो CaO बना प्लस CO2 गैस बनी, ठीक है। दो उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। अब वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यह, इसको याद रखना है। 2H2O लिक्विड फॉर्म में है, विद्युत धारा प्रवाहित करें तो H2 और O2 में यह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन में 2 अभिकारक थे, एक उत्पाद बन रहा था, यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, एक अभिकारक है, 2 उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन, ये एक एनोड है, एनोड स्विच, और ये कैथोड है, ठीक है। ये परखनली है, ग्रेफाइट की रॉड है, पानी भरा हुआ है इसमें यहाँ तक, और हाइड्रोजन इसमें है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लास्टिक मग का यह मग है, इसमें हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो रबर स्टॉपर यहाँ से पानी को स्टॉप करने वाला है। यह एक इक्विपमेंट है जिसमें वियोजन अभिक्रिया पानी के टूटने की हम कर सकते हैं,
ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। जैसे 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Cl। ये वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, अब यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन तीसरी तरह का आ गया है। ठीक है, तो Ag + Cl2। ठीक है, अब AgBr का सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag + Br2 बन गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। इस ध्यान रखिएगा, श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ गया ऊष्माक्षेपी भी आ गया था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया आ गई। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इतनी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी हो गई। विस्थापन, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को हटा देता है उसके यौगिक से। ठीक है, जैसे Fe है, CuSO4 है, तो Fe क्या करेगा? FeSO4 इसने क्या करा? Cu को विस्थापित कर दिया। ठीक है, बर्फ ने कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कील, इस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है। इस अभिक्रिया को पहले जान लेते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। ठीक है, क्या हो गया? लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है। ठीक है, तो उसने क्या करा? Cu को हटा दिया, FeSO4 बन गया। Zn + CuSO4, तो ZnSO4 + Cu। देखिए Zn ने अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है, तो Zn यहाँ पर खुद आ गया, Cu को हटा दिया। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे देखिए Na2SO2 है और सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये दोनों मिल करके अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? BaSO4 बेरियम सल्फेट + 2NaCl सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अविक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, किसके? बेरियम सल्फेट का। इसलिए हम इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अगली अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएँ। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया इस तरह से हैं। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, तो यह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यह भी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2 CO2, इसमें ऑक्सीजन की देखिए क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर यह हो गई क्या? उपचयन अभिक्रिया। 2Cu + O2 तो 2CuO, तो यहाँ पर भी उपचयन अभिक्रिया। CuO + H2, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? CuO + H2 Cu + H2O। ठीक है, तो ये सब उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा किसी भी टॉपिक की नहीं करेंगे, इनको आप बिल्कुल आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, CuO + H2, तो देखिए यहाँ पर क्या बना? Cu + H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? इस अभिक्रिया में तो अपचयन हुआ है, O हट गया, यहाँ से O हट गया, अपचयन। और देखिए H2, और यहाँ तो उपचयन हो गया। ठीक है, H2 यहाँ पर से क्या गया? यहाँ चले H2O हो गया। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही होते हैं, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण, जब कोई उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है? संक्षारण क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है। जब कोई धातु सांद्र धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, संक्षारित हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं। अभी संक्षारण दोबारा से आया है, इसको फिर संक्षारित हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकती है, देखिए संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। यश दलेपन, ठीक है, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण में धातुओं को बचाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की चौखटों पर जो पेंट किया जाता है, तो संक्षारण से बचाने के लिए भी किया जाता है, सुंदर दिखने के अलावा। ठीक है, विकृत गंधिता बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षायुक्त और तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। वर्षा और तेली उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी।
और ठीक है। और देखिए यहाँ पे विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या हैं। प्रति आक्सी कारक का उपयोग कर सकते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर जहाँ हवा नहीं जाती हो, ठीक है। विकृत गंधिता रोकने के उपाय मैं फिर से देख लेते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। आपने देखा होगा जैसे आपने लेस या कुरकुरे सब खाया होगा तो उसके पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, वो इसलिए ताकि विकृत गंधिता को रोका जा सके, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बंद बर्तन में रख दें, नाइट्रोजन वाली गैस वाले में भर दे तो वो विकृत गंधिता रुक जाती है, मतलब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और शीतलन द्वारा ठंडा करके अगर हम इसे फ्रिज में रख दें या ठंडी जगह पर रख दें तो वो भी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा यह पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का। आप इस शॉर्ट नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स। तो पीडीएफ सभी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, आपको अभी समय कम है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके लगातार पढ़िए। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।